हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, जिसमें एक टॉपिक मेंशन है G7, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट कोर्स मिले तो आप लोग आज ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोड यूज कर लीजिए गणेशा, आपको 15% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ये आज रात ठीक 12 बजे तक जो है डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। अगर किसी बच्चे को क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, G7 है क्या, किस तरीके से बना, क्या आज की डेट में इसका सिनेरियो चल रहा है। तो हर एक चीज को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज वाकई में पसंद आ रही है तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहां पे सर्च करना है ट्रिपल एस। आप लोग जब वहां ट्रिपल एस सर्च करेंगे तो वहां पे एक अच्छा सा फीडबैक आप लोग जरूर देखें, ताकि हमें भी पता चले जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि G7 क्या है। देखो, G7 को हम लोग ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। अब जब मैंने आपको ब्रिक्स पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रिक्स जो है, स्टार्टिंग में ये कहा गया था जिमी ओनाइल के द्वारा कि ब्रिक्स को जो है, जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इनको ऐड कर लेना चाहिए किसमें, G7 में। ठीक है, ये मैंने आपको चीज बताई थी। आप लोग एक बार ब्रिक्स का लेक्चर देख के आए तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। ये चीज जो है स्टार्टिंग में रिकमेंड करी गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स जो नेशंस थे इनको कहा गया था कि ये है इमर्जिंग नेशंस, जिनकी इकोनॉमी जो है वो इमर्ज कर रही है, यानी कि बहुत तेज से ग्रो कर रही है और आने वाले कुछ सालों के बाद ये लीड करेंगे। ठीक है, ये तो बात आ गई इमर्जिंग इकोनॉमीज पे, यानी कि जो उभर रही हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं उसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो G7 क्या था? G7 एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है ना, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज चली हैं, जो यानी कि ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। 7 देश थे जिन्होंने ये बनाया। स्टार्टिंग से लेकर डिटेल तक बताऊंगा। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। G7 क्या था? ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी। देखो, अब यहां पे ये वर्ड जो यूज किया गया है ये क्या होता है। जैसे ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, इनकी क्या होती है, समिट होती है। ठीक है, वैसे ही सेम सिनेरियो में जो G7 है इसका भी कहीं पे हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ पे इनका क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग करी गई है। अब इनफॉर्मल ग्रुपिंग के अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक फॉर्मल ग्रुपिंग की, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे आपका नाटो आ जाता है। अब जैसे नाटो है ना, वो क्या है, वो है आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें हर एक चीज जो है वो तय है और एक पूरा फॉर्मल उनका फ्रेमवर्क है। यहाँ पे क्या है, ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है दुनिया की 7 लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज की। क्लियर वर्ड का ध्यान रखना। अब सबसे पहली चीज, ब्रिक्स की जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जरूरत क्या पड़ी थी ब्रिक्स की। तो स्टार्टिंग में ऐसा मैंने आपको बताया था कि चारों देशों में जो थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, किसी देश ने पर्टिकुलरली जो है इसका प्रस्ताव नहीं रखा था। एक जो गोल्डमैन सैक जो कंपनी है, उनके जो ऑथर थे जिमोनाइल, उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करा। उसके बाद आर्टिकल पब्लिश हुआ, फिर जाके इस पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया कि हाँ यार, ब्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी कि G7 को भी बनाना पड़ा। तो देखो, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं, तो अगर मैं थोड़ा सा ओरिजिन आपको बताऊं, तो G7 जो है उनकी पहली इनफॉर्मल मीटिंग, अब वर्ड का ध्यान रखना, ये इनफॉर्मल मीटिंग थी। सारे के सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 4 कंट्रीज के, मेनली जो थे उसमें थे, जापान भी वहां पे थे, मगर मेनली जो थे वो थे यूएस, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी। और इन चारों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ये जो जर्मनी था उस टाइम पे वेस्ट जर्मनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको हम लोग लाइब्रेरी ग्रुप भी कहते हैं। अगर कल को G7 से एक क्वेश्चन बनेगा और उसमें पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो लाइब्रेरी ग्रुप का मेंबर नहीं है, याद रखना इसके मेंबर कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सबकी मीटिंग हुई। इन सबकी मीटिंग थी 1973 में, किसको लेके? देखो 1971 में क्या हुआ था, निक्सॉन शॉक हुआ था, यानी कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम चल रहा था। ये ब्रेटन वुड सिस्टम अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्टार्टिंग हुई थी 1944 से। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप लोगों को ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। ठीक है, और आपके IMF वगैरह बनाए गए थे। अब इनका काम मेनली क्या था? इनका मेनली जो काम था वो ये था कि जो कंट्रीज मेनली जो बर्बाद हो चुकी हैं,
वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनको कंस्ट्रक्ट करा जाए, ठीक है, उनको किस तरीके से वापस किया जाए। और ये जो था, ये हमारा आता है ब्रेटन वुड सिस्टम। इसको खत्म कर दिया गया था कब? 1971 में, जो एक मेजर रीजन बना था। और उसके बाद क्या हुआ था, वहीं पे 1973 में ना एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस जो है वो चल रहा था। अब देखो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। पेपर में अगर कभी एग्जामिनर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो रीजन पूछ सकता है कि G7 बनाने के पीछे मेन वजह क्या थी। अब ये ऑयल क्राइसिस क्या था? देखो, ऑयल क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो ओपेक है, ठीक है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्होंने क्या डिसाइड करा था कि जिस किसी भी कंट्री ने कभी भी इजराइल को सपोर्ट करा है किसी भी तरीके से, हम उसको ऑयल जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से ऑयल क्राइसिस जो है वो शुरू हुए। अब ये बहुत मेजर रीजन थे कि यहां से जो ग्लोबल इकोनॉमी हमारी चल रही थी इन इवेंट से, वो क्या होने शुरू होगी, डिस्टेबलाइज हो गई। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे एडवांस्ड इकोनॉमीज चल रही थी, या उस टाइम पे जो हमारे लीडिंग कंट्रीज थी, उन्होंने डिसाइड करा कब? देखो, ये सब मीटिंग्स हुई 1973 में, इनफॉर्मल मीटिंग थी ये। सिर्फ मैं आपको ओरिजिन बता रहा हूँ ताकि चीजें आप लोग क्लियर कर सको। जैसे मैंने आपको ब्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाई थी, ऐसे ना रट्टा मारना थोड़ा सा जो है अवॉइड करता है इंसान, जब आपको पूरा बैकग्राउंड पता है कि कहाँ से चीजें आई। अब देखो हुआ क्या, वापस बताता हूँ। G7 के जो मेंबर्स थे, इनफॉर्मल मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले सारे। इन्होंने क्या किया, इसी को ही हम लोग लाइब्रेरी ग्रुप कहते हैं। 1973 में इन्होंने मिला। मेन रीजन क्या था मिलने का? एक तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो गया था, और ऑयल क्राइसिस जो था उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज को भी डिस्टेबलाइज कर रही थी। अब हुआ क्या यहाँ पे, 1975 में नवंबर के महीने में पहली सबमिट हुई इसकी, G6 की। अब यहाँ पे ध्यान देना वर्ड का, ठीक है। कहाँ पे? फ्रांस में। एग्जैक्ट जगह को भी याद रख लेना, रेम्बोलेट जगह है जहां पे इसको करवाया गया। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली सबमिट कहाँ पे हुई है G7 की, देखो अब अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होगा कि आफ्टर एडिशन ऑफ कनाडा, क्योंकि देखो 4 कंट्रीज मैंने आपको बताई, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान भी साथ में मिल चुके थे। और ये क्या बन गया था? ये बन गया था हमारा G6। इनकी पहली मीटिंग हुई थी 1975 में, फ्रांस में इसको करवाया गया था। 1976 में क्या हुआ, 1976 में ना कनाडा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, और ऑफिशियली G7 जो है वो आपका बन गया था। लेकिन पेपर में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G7 की पहली सबमिट कहाँ पे हुई है, तो याद रखना G7 की पहली सबमिट हम लोग फ्रांस में ही मानते हैं, ठीक है। तो पेपर में ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा गया है वो आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, कनाडा भी ऐड हो गया एक साल बाद ही, 1976 में। अब यहाँ पे जब कनाडा ऐड हुआ, G7 ये बन गया। लेकिन अब कई बार आप लोग देखते हैं कि G7 को हम लोग जो है G8 भी कहते थे, G8 भी ये बना था। देखो, इमर्जिंग एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात हो रही है। सबसे पहले 4 देश आए, ठीक है, लाइब्रेरी ग्रुप जिनको कहा जाता है, यूएसए, यूके, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी उस टाइम पे था, अब जर्मनी है तो इसको जर्मनी ही याद रखना। इनके साथ साथ फिर क्या हुआ, देखो इटली और जापान भी साथ में आए। ये क्या बन गया, G6। इसकी पहली मीटिंग कहां पे हुई? इसकी पहली मीटिंग हुई आपकी फ्रांस में, ठीक है, फर्स्ट सबमिट। अब हुआ क्या, फिर कनाडा आ गया। फ्रांस में जो पहली सबमिट हुई थी वो कब हुई थी? हुई थी 1975 में, और कनाडा आया 1976 में। और कुछ टाइम बाद ये क्या बना, G8। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको G7 में बताऊं ना, वो G8 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया 1998 में, रशिया ने इसको ज्वाइन करा, और इसको जो है G8 बना दिया गया। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997 में मीटिंग जो थी G7 की, उसमें अप्रूवल दे दिया था रशिया ने। ऑफिशियली जो मीटिंग ज्वाइन करी थी, या जो सबमिट्स होती हैं उसको ज्वाइन करा था, वो 1998 में इन्होंने ज्वाइन करा था। ऑफिशियली जब ये सबमिट का पार्ट बने थे तो वो 1998 में इसका पार्ट बन गए थे। लेकिन क्या हुआ, 2014 में रशिया को यहां से बाहर निकाल दिया गया। किसके द्वारा? सारे मेंबर्स के द्वारा। अब सारे मेंबर्स ने क्या डिसाइड करा, सारे मेंबर्स ने कहा कि रशिया को यहां से बाहर निकालो। अब ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से रशिया को बाहर निकालना पड़ा? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रशिया, जैसे अभी आपको पता है यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, सारे देशों ने ऑलरेडी रशिया को बॉयकॉट करा हुआ, जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है अभी न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 2014 में क्रीमिया को रशिया ने टेक ओवर कर लिया था। जैसे जो ऑलमोस्ट अभी हालात बन रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को टेक ओवर करेगा, वैसे ही हालात उस टाइम पे बने थे। बट उस टाइम पे ऑफिशियली क्या था, देखो
ये था G8 का मेंबर। अब G8 की और भी बहुत सारी चीजें, मैं भी आपको सारी एक एक चीजें बताऊंगा। अब बाकी के जो 7 देश थे उन्होंने कहा कि यार ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। रशिया ने बोला वही अपना अप्रोच रखी जाए, अभी चल रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि हम आपको G8 से बाहर निकाल देंगे, तो इन्होंने बोला था कोई इशू नहीं है। अब इस वजह से ये वापस क्या बन गया, G7 बन गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रशिया को क्यों एक्सक्लूड करा गया था G8 में से। तो ये करा गया था क्योंकि उन्होंने किसको टेक ओवर करा था, क्रीमिया को। अब मैंने आपको ब्रिक्स में एक चीज बताई थी, ब्रिक्स को कहा गया था कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि बहुत तेजी से इनकी इकोनॉमिक जो है वो ग्रो कर रही है। अब क्यों, क्योंकि देखो हमने देखा था मोर देन 50% जो था, यानी कि आधी पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन जो है किसके पास है, ब्रिक्स के पास है। अगर मैं बात करूं तो रशिया, इंडिया और चाइना आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं G7 की, ग्रुप ऑफ 7 की, तो इनके पास क्या है, इनके पास दुनिया की 40% जीडीपी है। लोग कम है लेकिन पैसा सारा इन्हीं के पास है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 1/10 है। अब इसी वजह से कहा गया था कि जो ब्रिक्स नेशन है, जो ब्रिक है, इसको ऐड कर लिया जाए G7 में, लेकिन उसको मना कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई थी G6 की, अगर आपको पूछा जाएगा तो 1975 में हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हाँ, एक चीज और याद रखना, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 50th यानी कि 2024 में कहां हुई है, इटली में हुई है। 51st इस साल की कहां पे हुई है, कनाडा में। अब यहां पे ये याद रखने का आपको बता दूं, इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है वो थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे थे। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको इनवाइट करा जाता है G7 के लिए, और इंडिया को पिछले काफी सालों से इनविटेशन जो है वो आ रहा था। और इस साल कहा जा रहा था कि शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि कनाडा के साथ हमारे थोड़े से जो रिलेशंस थे वो सही नहीं जा रहे थे। बट उसके बावजूद भी ये रिलेशन अगर मैं बात करूं, इनविटेशन जो था वो हमें आया। तो इंडिया ने यहाँ पे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए होंगे, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो मेलोनी के साथ कई बार वायरल होती है। याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, वो G7 की ही मीटिंग्स होती हैं जो होती है, क्योंकि इटली जो है उसका मेंबर है। लास्ट ईयर आपने देखा था इटली में हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कनाडा में, और अगले साल फ्रांस में। तो याद रखने का सिंपल है, आप लोगों को ये चीजें दिक्कत नहीं होगी। इटली 2024 में हुई है, कनाडा 2025 में, और फ्रांस में 2026 में ये कंडक्ट हुई है। अब यहां तक चीजें जो है वो बेसिक हैं, और इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। अब देखो हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अब जो G7 है ना, G7 का मेन काम क्या है, देखो अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है, मैं आपको सारी मेंबर्स याद करवाऊंगा। एक है G7, एक है G8 जो था, और एक है G20। आपने देखा होगा कि इंडिया में सबमिट हुई थी, कश्मीर में भी करवाई गई थी। तो ये अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, देखो G20 में कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये जो आप मैप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मैप आपका आ जाता है G7 का, जिसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी। रशिया को ऐड कर लोगे तो वो क्या बन जाता था, G8। और एक आता है G20, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 जो दुनिया की 20 है। अब यहाँ पे एक और एडिशन हो चुका है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल में सारा समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, और यहाँ पे मेन चीजें क्या है। अब ये जो G20 है ना, यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क या जो भी मैटर होगा जिसको डिस्कस करना होगा, इस मीटिंग से पहले ना ये यहाँ पे डिस्कस होता है, ठीक है। ये लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं, G7 का जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि G7 ने कुछ अगर डिसाइड करा है कि वो सभी को मानने हैं। जैसे G7 ने तो बोल दिया था कि हाँ भाई रशिया को हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना है, इंडिया है जो बहुत क्लोज है, साउथ अफ्रीका है रशिया के। जरूरी नहीं है कि जो G7 डिसाइड करती है वो सबको मानना ही है, ठीक है। पहला क्या रीजन है, G7 के जो डिसीजंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि ये नहीं है कि ये जो बोलेंगे तो वो मानना ही मानना है। हाँ, ये फ्रेमवर्क एक तैयार कर लेते हैं कि इस पे बात हो सकती है, कि ये पॉलिसी बना सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो G7 डिसाइड करता है वो सबको मानना है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि अभी मैंने आपको क्या बोला, G7 में क्या आती है, G7 में आती है टॉप इकोनॉमीज, ठीक है। अब अगर मैं आपको टॉप 10 की लिस्ट बताऊं, ठीक है, आज की डेट में, तो उसमें टॉप 7 में तो चलो मान लेते हैं ये है ही है, लेकिन टॉप 10 में आपकी चाइना आती है, इंडिया आती है, आपकी कहीं ना कहीं ब्राजील भी आती है,
तो फिर बात आती है कि अगर यहाँ पे इनको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा, ठीक है। और इनकी वजह से, और सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को बता दूं, देखो अब जो ये नाम आप लोग यहां देख रहे हो ना, ये आप रशिया को अवॉइड करके या रशिया के एब्सेंस में आप लोग अगर सोचेंगे आप लोग कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है अपने आप में ही, हर एक रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं मिलिट्री के एक्सपेक्ट में बात करूं, डिफेंस की बात करूं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो रशिया अपने आप में ऐसी है कि रशिया की एब्सेंस में अगर कोई भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अब यहाँ पे एक और G7 के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की चीज होती है, वो है G20, ठीक है। अब G20 में क्या है, G20 में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बहुत बड़ी कंटेंडर हैं G7 की भी, बट उनको, जैसे मैंने आपको बताया, चाइना आज की डेट में आप लोग इनमें से बहुत सारी कंट्री से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी वो G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें इनके सामने हैं। बट एक चीज याद रखना कि जितने भी मैटर G20 में डिस्कस करने होने होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी G7 में डिस्कस होते हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बोल देंगे कि हाँ हमने बोला ये होना है तो ये होके ही रहेगा। इनके डिसीजन जो है वो बाध्य नहीं होते, यानी कि सबको जरूरी नहीं है कि उनको मानना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो पेपर में आती है वो क्या आती है, उस पर बात करते हैं। कहानी मैंने आपको सारी सुना दी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पेपर में कई बार क्या आती है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इनमें से कौन सा देश है जो G7 का मेंबर नहीं है, तो इनको याद कैसे रखें। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से ये सारी चीजें जो है वो याद करवाऊंगा, ताकि आपको ये कभी ना भूले, और जो क्वेश्चन पेपर में बनेगा उससे आप लोग उसका आंसर कर दें। देखो G7 को याद रखने की ट्रिक क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। आपको एक वर्ड याद रखना है, जूस गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये जूस गर्लफ्रेंड क्या है। अब देखो इस जूस गर्लफ्रेंड की अगर मैं बात करूं तो जे से आपको आता है जापान, यू से आपका आता है यूएसए, आई से आपका आता है इटली, सी से आता है कनाडा, ई से आता है इंग्लैंड जिसको हम लोग यूके कहते हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। जी से आता है आपका जर्मनी, एफ से आता है फ्रांस। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इतनी राम कहानी जो सुनाई है, इतना जो डिटेल में आपको हर एक चीज सुनाई है, वो क्यों सुनाई है कि बच्चा इस आई को इंडिया से कंफ्यूज ना कर ले। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, और पेपर में मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा G7 का मेंबर नहीं है। ऑप्शन में इंडिया दे दिया जाता है, बच्चा सोचता है कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग्स में जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मेंबर तो इंडिया है ही है। बट यहाँ पे गलती हो जाती है, इंडिया इन्वाइट किया जाता है, इंडिया ऑफिशियली G7 का मेंबर नहीं है। क्लियर है। ट्रिक क्या है, जूस गर्लफ्रेंड, ये 7 कंट्रीज याद रखने की। मैं वापस रिपीट करता हूं, जे से आपका आता है जापान, यू से आता है यूएसए, आई से आता है इटली, सी से आता है कनाडा, ई से आता है इंग्लैंड या यूके, ठीक है। जी से आता है जर्मनी, एफ से आता है फ्रांस। कौन सी कंट्री है जिसने सबसे लास्ट में G7 को ज्वाइन करा था, तो देखो G7 की अगर मैं बात करूं तो G7 को सबसे लास्ट में करा था कनाडा ने। किस साल में किया था वो भी पता होना चाहिए, 1976 में, ठीक है। रशिया को यहाँ पे आप कंसीडर नहीं करेंगे अगर मैं G7 की बात कर रहा हूँ, वो आया था लेट बट वो चला भी गया है। G7 में आज की डेट में जर्मनी जो है वो है। अब G8 को याद करना हो तो देखो 8वीं कंट्री कौन सी है, ये जैसे कोई एक डॉन कंट्री होती है ना वैसे आती है। अब ये 7 थी, इसमें एक ऐड हुई तो कितनी हो गई भाइयों, आप बोलोगे सर 8। अब यहाँ पे इनको कैसे याद करें, ठीक है। अब देखो इन 8 में याद करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो ब्रिक्स है हमारा वो इसका मेंबर है, यानी कि कौन कौन सी कंट्री, ब्राजील, रशिया तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। यानी कि आपको क्या याद रखना है, इसके साथ ब्रिक्स इसका मेंबर है, यानी कि 8 + 4 कितनी हो गई, 12। क्लियर है। अब मुस्लिम्स कंट्रीज कितनी है, अब मुस्लिम कंट्रीज तो देखो बहुत सारी है, पाकिस्तान है, बहुत सारी है, बट इसकी मेंबर कौन सी है, तो देखो मुस्लिम कंट्रीज भी वो हैं जो कि वाकई में आज की डेट में काफी दम रखती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आ गई टर्की। अब टर्की नाटो का भी मेंबर है, ठीक है। तभी अब अगर आपने एक और चीज याद करने के लिए बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना भी इशू बना, पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली टर्की की जो है ड्रोन्स यूज किए। अब इंडिया ने क्यों डायरेक्ट टर्की पे एक्शन नहीं लिया, क्योंकि नाटो की एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी नाटो की किसी कंट्री पे हमला करता है तो यानी कि वो सब पे हमला कर रहा है, तो वो सारे देश मिलके लड़ते हैं, और नाटो का मेंबर कौन है, टर्की है। अब याद रखना है यहाँ पे। अब
यूक्रेन भी यही चाहता था, बट यूक्रेन मना नहीं, वो बाद की कहानी है, वो अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। टर्की के साथ अगला देश कौन सा है जिसके पास बहुत पैसा है, यानी कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं दो चीजें, टर्की और सऊदी अरेबिया दो ही मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। कितने हो गए भाइयों? 14। अब एक ट्रिक याद करना जो आपको याद रखनी है। इन ऑस्ट्रेलिया मेसिका, ठीक है, एक लड़की है मेसिका, उसकी आर्गी हो गई आपके साथ। ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पे? इन ऑस्ट्रेलिया एक लड़की है मेसिका जिसने आपसे बहस करी। अब यहां पे क्या है, ये इन क्या आ गया? ये आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा का पूरा आपका एक तो आ गया मैक्सिको। उसके बाद अब देखना, ध्यान रखना, ई से क्या आ गया आपका? ये आ गया यूरोपियन यूनियन। अब यहां पे इस वर्ड पे आऊंगा, और एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी आपको सिखाना है, ये एस आई के से, एस आई के क्या बताता है? साउथ कोरिया। ठीक है, ये पूरा एस आई के ए आर जी अर्जेंटीना। कितने हुए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 14 + 6 कितने हुए? 20। ठीक है, आपको मैंने ये सारे के सारे याद करवाए हैं। अब एक और पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना है कि अब G20 में एक और एडिशन हुआ है। ठीक है, अब ये एडिशन किसका हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G20 तो मैं आपको अलग से देखो पढ़ाऊंगा ही, पर मैं अभी जो आपको चीज कवर करवा रहा हूं वो याद रखना। वो एक क्या है? वो है अफ्रीकन यूनियन, यानी कि जो अफ्रीका के देश आते हैं उनको भी G20 में ऐड करा है। किस साल में किया था? 2023 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट और मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि 2023 में चेयरमैनशिप G20 की किसके पास थी? इंडिया के पास, और इंडिया की रिकमेंडेशन पे यहां पे इन्हें ऐड करा गया था। याद रखना, पेपर में आएगा। और इसके साथ अब ये G20 क्या बन गया है? G21। ठीक है, अब मेरी बात सुनो एक साथियों, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई क्या? यहाँ पे एक नाम है, अभी तक हम सिर्फ कंट्रीज की बात कर रहे थे, अब आप बोलोगे सर कंट्रीज की बात हो रही है तो ये यूरोपियन यूनियन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कहां से आया? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन लिखी थी, यूरोपियन यूनियन जो है वो नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है, यानी कि ये परमानेंट मेंबर तो है, नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन ये क्या है? ये ऑफिशियली G7 में नहीं आता, बट हर मीटिंग में यूरोपियन यूनियन वहां पे होता है। क्लियर है? ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो अभी तक G7 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको कोई रिवीजन दे दूं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, क्या G7 जो है वो क्या है? इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो देशों की ग्रुपिंग है ये फॉर्मल है या ये आपस में एक दूसरे के लिए डिसीजन ले सकते हैं जैसे नाटो लेता है, ऐसा नहीं है। ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, किसकी तरह? ब्रिक्स की तरह। ठीक है, ब्रिक्स क्या थी? ब्रिक्स थी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी। ये कौन सी है? ये ऑलरेडी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है दुनिया की। 4 लाइब्रेरी ग्रुप में आते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी आता है। याद रखना इतना, आप लोग मैं उम्मीद करता हूं याद रखेंगे। उस टाइम पे जब ये बनाया था, रीजन क्या था इनको बनाने का? इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, इन सभी के फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में मिले थे। दो बहुत मेजर इवेंट्स उस टाइम पे चल रहे थे, एक तो जो आपका ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो गया था, और जो एक ऑयल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से जो डेवलप्ड जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमीज थी ना, उसको भी एक झटका मिला था, जिससे जूझने के लिए इन्होंने ग्रुप ऑफ 7 बनाया, यानी कि G6 स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया, इटली और जापान को ऐड करके, कि कल को अगर कोई ऐसी चीज आती है तो एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि इन सब चीजों से उभर के बाहर आना चाहिए, आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना, ओपेक ने इजराइल पे लगा दिया, वैसे ही ये 6 ओपेक पे प्रेशर बनाए कि ये कल को चीजें ना हो। ठीक है, एक इंसान के प्रेशर बनाने से और 6 लोगों के प्रेशर बनाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब आपस में मिले, 1975 में पहली सबमिट करी। कहां पे करी? फ्रांस में करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। ठीक है, 1976 में कनाडा बड़ा देश था, कनाडा ने भी इनको ज्वाइन किया और G7 ये बने। 1998 में फॉर ए चेंज रशिया जो था उसने इसको ज्वाइन करा। ठीक है, यूके में शायद से इसकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद रशिया ने 1997 में रशिया को, देखो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रशिया ने कब पहली मीटिंग अटेंड करी? वो करी 1998 पे। और क्या बन गया? G8। लेकिन रशिया अपने नेचर से नहीं बाज आता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ग्रुप में रखो नहीं रखो, वो
2014 में उसको एक्सक्लूड कर दिया। किसकी वजह से? इन 7 देशों की वजह से, और जो इन्होंने क्रीमिया पे ओवरटेक करा था। अब ये सातों के सातों देश 40% से ज्यादा दुनिया की जीडीपी को होल्ड करते हैं। पॉपुलेशन सिर्फ 1/10 है, और पहली मीटिंग हुई थी 1975। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ साथ 50th मीटिंग यानी कि 2024 की इटली में हुई थी। 51st कनाडा में। याद रखने का मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग काफी इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप लोग देखते होंगे, एक हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था मेलोडी करके। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था? ये इटली के समिट के बाद हुआ था, G7 की। इस साल बहुत इशू बने थे कि शायद से इनवाइट नहीं किया जाएगा, बट उसके बावजूद भी इंडिया को इनवाइट करा। और अगली जो है वो भी फ्रांस में होगी। इंडिया के फ्रांस का रिलेशन अच्छे हैं, तो वहां पे भी इंडिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई कि सारे के सारे G20 देश हम कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले G7 को याद करने की ट्रिक थी जूस गर्लफ्रेंड, सिंपल वर्ड, यानी कि जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड यानी कि यूके, जर्मनी, फ्रांस। G7 में एक ऐड हुआ था रशिया, और क्या बन गया था? G8। फिर आता है हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ये 4 देश ऐड हुए। रशिया ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो उसको करेंगे नहीं। तो ये चारों को ऐड करके बने 12 देश। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज, जिनके पास एक तो पैसा बहुत है, एक के पास क्या है, मिलिट्री वाइज या डिफेंस वाइज बहुत एडवांस्ड है। टर्की और साउथ अरेबिया भी इसका मेंबर है। कितना हुआ? 14 हुआ। फिर एक ट्रिक बताई, इन ऑस्ट्रेलिया मेक्सिका आर्ग्यू विद यू, यानी कि क्या आया यहां से? इन से आपका आया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा मेक्सिका से आप लोग मेक्सिको याद कर सकते हैं। ई से यूरोपियन यूनियन आ गया। यूरोपियन यूनियन ही जो है अभी भी मेंबर है ऑफिशियली, देखो नाम का मेंबर नहीं है, बट ये परमानेंट मेंबर ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हर मीटिंग में आ जाता है G7 की। SIKA से आप लोग साउथ कोरिया याद रख सकते हैं, और आरग्यू से ARG से आप लोग अर्जेंटीना याद रख सकते हैं। ये सब मिलकर बनते हैं हमारे G20। अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो ये अब G21 है, क्योंकि ये ऐड हुआ है हमारे G20 में 2023 में। इसकी रिकमेंडेशंस के बाद, इंडिया की रिकमेंडेशंस के बाद। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, और इसके बाद हम लोग इस सेशन को करेंगे खत्म। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो इसी तरीके से आता है कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि G7 का मेंबर नहीं है। मैंने आपको सिंपल बताया है, जूस गर्लफ्रेंड याद रखना। अब ये जो सी है ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल में हिस्ट्री बताई है कि टॉप 10 में इंडिया और चाइना भी आते हैं, लेकिन मेंबर नहीं है। तो यहां से याद रखना, कौन मेंबर नहीं है? चाइना मेंबर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली G7 की समिट कहां पे हुई है? अब देखो, पेपर में G7 है या G6 है वो मैटर नहीं करता। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को देख के आंसर करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रिक्स की समिट और ब्रिक की समिट, ठीक है, आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर कल को ऑप्शन में ये चीज दी गई है और स्पेसिफिकली ऑप्शन मेंशन है, तो आप लोगों को याद रखना है कहां पे हुई थी, कब हुई थी। 1975 में हुई थी G7 की समिट एज पर दीज ऑप्शंस। ठीक है, कल को ये चैलेंज नहीं होते एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको एक्सपेल कर दिया गया था G8 से आफ्टर द रिजल्टिंग इन द करंट G7 इन 2014? ये डेट भी याद रखना। किसको करा था? रशिया को यहां से बाहर कर दिया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी G7 समिट का? देखो, मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब चीजें जो हैं मेंबर्स ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही था। क्लियर है? और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन यानी कि जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताने हैं तैयार करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, परमानेंट गेस्ट कौन है G7 समिट्स का? अब ये क्वेश्चन देखिए, परमानेंट गेस्ट यानी कि मेंबर नहीं है, लेकिन ये परमानेंट गेस्ट है। हर साल हर बार ये मीटिंग में होता है। कौन सा है? वो है यूरोपियन यूनियन। इंडिया यहाँ पे आंसर नहीं मार कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इसी साल शायद से उसको इनवाइट नहीं कर रहे थे। बट स्टिल परमानेंट गेस्ट की अगर बात की गई है तो वो है यूरोपियन यूनियन। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री सिटी ऐसी है जिसने होस्ट किया? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, और आपके लिए एक होमवर्क भी है। आपको होमवर्क में नोट करना है कि फ्रांस में किस सिटी में ये होने वाली है। ठीक है, फ्रांस की किस सिटी में मेन G7 समिट होगी 2026 में। ठीक है, अब यहां पे पूछा गया कि 2025 की कहां हुई है। मैंने आपको ये बताया कहां हुई है, कनाडा में हुई है। अब इनमें से अगर किसी बच्चे को पता है वो ऑप्शन कर सकता है। ये जापान में है, यूके है, यूएसए है, और जगह का नाम याद रखना। कनान किस किस जो है, जो जगह है वहां पे ये समिट इस साल कंडक्ट करवाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ G7 डिसीजंस? चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचर ऑफ डिसीजंस को बताता है G7 के। क्या
वो बाइंडिंग होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज की तरह नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो G7 के डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसको मानना ही मानना है। ठीक है, तो ये था हमारा G7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कई सारी जगहों पे आपको हार्डली आधे पेज के नोट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको ना वो चीज याद करने के लिए बोल देते हैं, बट वो पेपर में इंसान भूल जाता है। मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, G7 कैसे बना, किस वजह से बना। कल को एग्जामिनर कहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आंसर कर लेंगे। बाकी अगर आपके लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ये हमारे जो JK SSB के एग्जाम लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए लिखा गया था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो भी मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, अलविदा।